नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के दिन को हम ये समझ सकते हैं कि आज का दिन हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ और उसकी जो मेन अपोजिशन पार्टी है PMLN के दरमियान में एक चैलेंज का, एक मुकाबले का दिन था। लेकिन ये मुकाबला और ये चैलेंज सड़कों पे नहीं था, ये मुकाबला और ये चैलेंज एक मुख्तलिफ किस्म का था, ये एक फ़िक्री किस्म का था, ये एक सोच का था, ये एक पॉलिसी का मुकाबला था। अप्रैल के पहले हफ्ते में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अपनी टीम को ये कहा था कि अब ऑपोजिशन पे हमले ना करें, हमें ऑपोजिशन का कोई खौफ नहीं है, अपनी परफॉर्मेंस इकनॉमिक डिलीवरी के ऊपर गौर किया जाए, वो उसी की बात की जाए। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मसलसल हुक्मरान जमात के SAPMs मीडिया के जितने भी लोग हैं वो उन्हीं चीज़ों के हवाले से, खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी उन्हीं चीज़ों के हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन अब से चंद घंटे पहले और सिर्फ 1 घंटा पहले ये प्री बजट सेमिनार ख़त्म हुआ, जहां इस्लामाबाद में एक बहुत ही पुरवकार तकरीब, एक बहुत बेहतर ऑर्गेनाइज की हुई तकरीब जो है PMLN के मरकजी सेक्रेटरीट में की गई, जहां PMLN के तमाम चीदा लीडरान ने पाकिस्तान की मईशत पे हुकूमत की परफॉर्मेंस को मुख्तलिफ जावियों से परखा और उन्होंने ये साबित किया। उन्होंने कहा, उनका आर्गुमेंट ये था कि वो इस हुकूमत को 2018 में जब गए थे तो एक बहुत बहुत बेहतर, मुस्तहकम और मजबूत मईशत देकर गए थे। लेकिन ये हुकूमत और इसके जो प्राइम मिनिस्टर थे, ये मईशत के चैलेंजेस को, गवर्नेंस को समझ ही नहीं सके। टीम निकम्मी थी, कैपेबल नहीं थी। वजीर आजम कुछ महीने के बाद की लीडर्स को तब्दील करते रहे, मैनेजमेंट में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाह हो गई है। और एदाद व शुमार के जरिए अपनी परफॉर्मेंस को 2013 और 2018 के दरमियान हुकूमत की गुज़श्ता 2.5-3 बरस की जो परफॉर्मेंस है उसके साथ बारहा कंपेयर किया गया। ये एदाद व शुमार, ये स्लाइड्स और ये स्टेटिस्टिक्स जिसमें ख़ास इंपॉर्टेंट थी डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल की, ये मैं आपको प्रोग्राम के दरमियान भी दिखाता रहूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लेवर देता हूँ कि वहाँ माहौल क्या था। एहसन इकबाल साहब ने बेसिकली ये कहा कि PTI की हुकूमत बार बार करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करती है। करंट अकाउंट डेफिसिट कोई मयार नहीं है किसी हुकूमत की परफॉर्मेंस का। सुने एहसन इकबाल साहब का क्या कहना। मुआशी तरक्की के इंडिकेटर्स में करंट अकाउंट डेफिसिट का कोई शुमार नहीं होता। अगर इक्तसादी तरक्की में कोई रेलेवेंट इंडिकेटर्स हैं तो वो होते हैं कि GDP ग्रोथ क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, उस मुल्क की एक्सपोर्ट्स की क्या सतह है, उस मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है। और नाज़रीन, अगर ये बात एहसन इकबाल साहब ने पॉलिसी के हवाले से की, करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से की, तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने सीधी बात की कि असल मसला क्या है। उन्होंने दिखाया लोगों को वहां पर कि असल मसला आटे, चीनी और रोटी और घी का है। 1 किलो चीनी है, 1 किलो मूंग की दाल है, 1 किलो ये खुला तेल है और 1 किलो आटा है। दिस इज व्हाट द डिबेट इज ऑल अबाउट। पर असल कहानी ये है जो रखी हुई है। ये बात बड़ी वाज़ेह थी, मीडिया की बहुत बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी, टेलीविज़न एंकर थे, रिपोर्टर थे, PMLN की लीडरशिप वहाँ थी और भी बहुत समाजी कारकुन वहाँ पे मौजूद थे कि PMLN ने हुकूमत के लिए एक फ़िक्री चैलेंज जो है मईशत का खड़ा किया है। जैसे कि आपने देखा है, हुकूमत ने इस चैलेंज को जाने नहीं दिया। 6:30 बजे वज़ीर ख़जाना जनाब शौकत तरीन, उनके साथ हमाद अजहर साहब जो इस वक्त एनर्जी के मिनिस्टर हैं, इससे पहले रेवेन्यू के मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस मौके पर हमाद अजहर साहब का जवाबी तौर पर क्या कहना था, वो छोटा सा टुकड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। सिलेक्टिव डेटा इस्तेमाल किया गया, नंबर्स को मैनिपुलेट किया गया। ये वही टीम है जो मुल्क को डिफॉल्ट के करीब लाके छोड़ी थी। और जिस अपनी ग्रोथ के ये चर्चे करते हैं, उस ग्रोथ के दौरान जब वो ग्रोथ हो रही थी तो इंटरनेशनल इदारे जैसे फिच है और मूडीज है, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को डाउनग्रेड कर दिया था। मुस्लिम लीग नून के आखिरी 17 माह में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को तकरीबन आधा किया गया। जो बच गए थे वो शॉर्ट टर्म स्वैप्स लिए गए, यानी कि उनका भी सौदा कर दिया गया था। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमाद अजहर की और खुसरू बख्तियार साहब की। और खुसरू बख्तियार साहब मुझे अब से इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में भी ज्वाइन कर सकेंगे। लेकिन एक टुकड़ा आपको और दिखा दूं, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन जो हैं, उन्होंने बहुत ही एक मुफस्सल जवाब देने की कोशिश की है अपोजिशन के हमलों का और अपोजिशन के इल्ज़ामात का। कोविड को जिस तरीके से इस हुकूमत ने संभाला है, किसी और हुकूमत ने नहीं संभाला है। इस एरिया में तो कभी किसी ने नहीं संभाला। तो उसमें इस कंसोलिडेशन भी हुई और अब 4% की ग्रोथ रेट भी है। और ये ग्रोथ रेट आप देखेंगे पिछले 5-6 महीनों में इसने एक्सेलरेट किया। इसका मतलब ये ग्रोथ रेट ऊपर जा रही है। हम देख रहे हैं अगले साल 5%, उससे अगले साल 6% की ग्रोथ रेट।
ये और बात है कि ऑपोजिशन का प्री बजट समिट में पीएमएलएन के लीडरों का कहना था कि कोविड ने, पेंडेमिक ने दर हकीकत पीटीआई की हुकूमत की मदद की है और ये ग्रोथ रेट जो हुकूमत कहती है कहीं नहीं जा रहा, ये ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इदाद शुमार थोड़े बहुत ही ऊपर जाएगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकेगा। असल हकीकत क्या है, किस हद तक पीएमएलएन ने जो हमला किया है उसमें कितनी सदाकत है हुकूमत का, इसके जवाब में मौक़िफ़ क्या है, इस पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फेडरल मिनिस्टर खुसरू बख्तियार साहब। फेडरल मिनिस्टर हैं इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन के, इससे पहले फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं इकनॉमिक अफेयर्स के, फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं प्लानिंग डेवलपमेंट रिफॉर्म्स के। साथ ही मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान के डिफेंस, कॉमर्स और फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। आज इस प्री बजट सेमिनार में खुर्रम दस्तगीर साहब की प्रेजेंटेशन भी थी जिसका टुकड़ा आपने देखा, और मुझे पाकिस्तान के नोटेड पॉलिटिकल इकोनॉमी के कमेंटेटर जनाब मुजम्मल असलम साहब जो हैं कराची से एक वीडियो लिंक के जरिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। खुर्रम साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं खुसरू बख्तियार साहब से शुरू कर सकूं। बड़ा भरपूर और मुफस्सिल हमला किया, क्रिटिक की है पीएमएलएन ने इस प्री बजट सेमिनार में आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस की। देखिए, ये तो पीएमएलएन हर साल एक प्री बजट ऐसा तो नहीं करती। इस दफ़ा उनको एहसास हुआ कि जो ग्रोथ 4% की आ गई है कोविड के बावजूद, और मैं आपको आपके तवासुत से बताना चाहूँगा कि हमारा जो बड़ा सनती लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो 17% है, 10 नहीं है। और 17% जी इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक। और हमारा जो रुपए की वैल्यू की हुई है इस वक्त जीडीपी के नंबर में और पर कैपिटा में वो 161 है, जबकि एक्चुअली आज डॉलर पिछले 3 माह से 154 पे है, 152 पे है। तो जब ये फैक्टर इन आ जाएंगे और अगर अल्लाह ने साथ दिया और गंदम की पैदावार और बढ़ गई तो आपका हकीकतन इस साल जो ख़त्म हो रहा है 30 जून को, आपका एक्चुअल ग्रोथ फिगर 4.7 के करीब होगा। अच्छा, तो ये एक रिमार्केबल ग्रोथ रिकवरी है। वो कहते हैं हमने 5.8% पे सर, मैं वो देखिए वो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ की ग्रोथ कहाँ से आ रही थी इनकी ग्रोथ थी कर्जे बोरोड ग्रोथ और इंपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ। अब ये जो ग्रोथ के फिगर, जीडीपी के फिगर्स इन्होंने दिए हैं, ये भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र करके आया हूँ। इन्होंने कहा कि जी हमारी जीडीपी अगर हम चलते तो आज हमारी जीडीपी 360 अरब की होती, $360 बिलियन की होती, और ग्रोथ रेट 6% से ऊपर होता। अब मैं आपके साथ एक इकोनॉमिस्ट भी तशरीफ फरमा है, इसमें बताएं कि रियल एक्सचेंज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का तयन इन्होंने क्या रखा हुआ है। अगर ये रियल एक्सचेंज रेट पे रहे, 105 था उनका, 105, तो उन्होंने प्रिज्यूम किया हुआ है कि वही इंटरेस्ट रेट, वही डॉलर की कीमत चल रही है। इन्होंने डॉलर की और रुपए की जो एक्चुअल इफेक्टिव रेट, इसको थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स के लिए समझा दे, इसका मतलब क्या है कि रियल एक्सचेंज रेट अब इस वक्त 154 है, जो मार्केट जो आपको डिटरमिन कर रही है मार्केट। वो कहते हैं आपने गिराया डॉलर को, कहते हैं 166 तक गिरा दिया आपने, इंटरेस्ट रेट इतना चढ़ा। इन्होंने मसनूई तौर पे 30 से 40% डॉलर को सस्ता किया हुआ था। जो कैसे किया हुआ था? कर्जे उठा के। 20 अरब डॉलर का जो करंट अकाउंट डेफिसिट हम बार बार कहते हैं, जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट के किनारे पे ले गया, और 7 अरब डॉलर टोटल आपके स्टेट बैंक के रिजर्व्स में थे। इन्होंने 50 अरब डॉलर का 5 साल में कर्जा लिया। वो कहते हैं आपने पिछले 3 साल में इतना कर्जा लिया है। कर्जों की तो मैं आपको एक एक चीज पे बड़ा तफसील से ले जा सकता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं ये बात मुख्तसर खत्म कर लूँ। अगर ये सही एक्सचेंज रेट पे लगाएं जो एक्चुअल मार्केट का एक्सचेंज रेट है, तो आज इनकी मईशत जो जिस लेवल पे जिन्होंने प्रोजेक्शन की है वो $2 बिलियन आज की सतह से भी कम होती। आज 296 बिलियन डॉलर की है, जो असल है, जिसका डॉलर और रुपए की जो असल वैल्यू है उसके मुताबिक क्या जवाब है? ये 294 पे होता है, डॉलर की 294 पे होता है। ये कह रहे हैं आसान जुबान में कि जो फ्री फ्लोटिंग डॉलर है, जिसको क्या हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रही आर्टिफिशियली तौर पे, ये उस डॉलर की इकोनॉमी है, 300 बिलियन डॉलर की। मैं तो देखिए ना, मैं दैट्स व्हाई मैंने आज कोशिश की कि मैं कुछ प्रोजेक्शन के ऊपर बात ना करूं। मैं रियलिटी, अगर आपका कैमरा दिखा सकता है जी प्लीज, तो दिखा दे। उस कैमरे के सामने, उस कैमरे के सामने, जो भी आपको अच्छा लग रहा है जी, उस पर उसके सामने फोकस कर। ये रियलिटी है। आज सुबह करियाने की दुकान इस्लामाबाद से मैंने खरीदी 1 किलो चीनी 100 रुपए, 1 किलो घी 300 रुपए। बड़ी मेहरबानी उनकी। देखिए, मैंने तो जो रियलिटी है, मैंने 110 नहीं कहा, मैंने आपको देख के सस्ती कर दिया शायद नहीं। ठीक है, दाल मूंग 200 रुपए किलो और आटा 1 किलो 80 रुपए, ये 680 रुपए बनते हैं। अब जब मैंने इसको कंपेयर किया, ये आपने चक्की का आटा लिया होगा,
जो भी था जी, मुझे नहीं मालूम कि कौन सा, मैंने उसे कहा आटा दे दें 1 किलो, उसने हमें 80 रुपए किलो। अब जब उसको कंपेयर किया हमने, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो हर हफ्ते एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स पब्लिश करता है, तो 31 मई 2018 जिस दिन PMLN की गवर्नमेंट खत्म हुई, उस दिन की जो इंडेक्स पब्लिश हुई, उससे मैंने जब कंपेयर किया तो आज ही जो 4 चीजें मैंने 680 रुपए की खरीदी थी, उस दिन 347 रुपए की थी। इसका मतलब यह है कि 96% सिर्फ इन 4 चीजों में पाकिस्तान के अवाम को डबल पैसे देने पड़ रहे हैं। और ये बिल्कुल बेड रॉक है ना, दाल मूंग बेड रॉक है, चीनी बेड रॉक है, घी बेड रॉक है, आटा बेड रॉक है। तो हमारा इनके ऊपर जो आर्गुमेंट ये है, नंबर 1, इनके स्टैटिस्टिक्स दुरुस्त नहीं होते। पहले साल आपने तो खुद कहा कि सारे स्टैटिस्टिक्स आपके ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स स्टेट बैंक के हैं। देखिए, इन्होंने पहले साल बजट के वक्त कहा, मेरे भाई भी उस वक्त काबीना में 3.3% ग्रोथ, 3.3% था। 8 महीने बाद, और इतनी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं थी कि आगे पार्लियामेंट से कहते कि हमने गलत नंबर दिया था। इन्होंने कहा जी 1.9% है। अभी रिसेंटली दोबारा चेंज किया, 2.1 कर दिया उसको, लेकिन उस वक्त तो 3. अब जब ग्रोथ नंबर्स में इतनी बड़ी डिस्क्रेपेंसी, डॉक्टर साहब, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज आर इन्वॉल्व, ये जो 1.9 और 3.3 का जो फिगर है, तो इनके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो रिलायबल नहीं है। लेकिन चलें, हमें खुशी अगर पाकिस्तान ग्रो करता है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन जो ये ग्रोथ दिखा रहे हैं, ये ग्रोथ है बगैर रोजगार पैदा किए, ये ग्रोथ है किसी बगैर तरक्की के। और इसीलिए इसके अंदर जो पब्लिक डेट का नंबर है वो इंतहाई अहम है कि इन्होंने इतना बड़ा कर्जा उठा लिया है और इनके पास पाकिस्तान के अवाम को दिखाने के लिए मजबूरी में उठाना पड़ा है, बिकॉज आप इतने कर्जे छोड़ के गए थे, उन कर्जों को उतारने के लिए इसका बेहतरीन जवाब आज के वजीर खजाना ने वजीर खजाना बनने से पहले दे दिया था। इन्होंने अपने पहले साल में 2 इंतहाई भयानक फैसले किए। नंबर 1, डीवैल्यूएशन 35% की। IMF की मजबूरी थी? नहीं, कोई IMF की मजबूरी नहीं थी, ऑलरेडी डिवैल्यू हो चुका था, 125 रुपए पे था ऑलरेडी। दूसरा, इंटरेस्ट रेट 13.25% खींच के ले गए, जिसका नतीजा जो इंटरेस्ट रेट वाला फैसला है, ये इस हुकूमत की तबाही की जड़ में बैठा हुआ है। बिकॉज उससे जो 6% PMLN छोड़ के गई थी, पाकिस्तान के डेट की जो रीपेमेंट है इंटरेस्ट, जो कि 1500 अरब रुपए थी, वो यकमुश्त 3000 अरब पे चलेगी। और वो जो 1500 अरब का डिफरेंशियल आया इनके अपने फैसले से, वो आज तक इनसे कंट्रोल नहीं हो सका। कंट्रोल है डेट रीपेमेंट। इसी पे मैं प्रोड्यूसर साहब, ये जो ग्रॉस पब्लिक डेट का अगर आप स्लाइड दिखा सकें, जो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल की प्रेजेंटेशन के अंदर है, अगर आपकी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। मैं मुजम्मल साहब की तरफ जाना चाहता हूं। मुजम्मल साहब, आप एक नोटेड पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं, आप करते हैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कमेंट। आज की ये ग्रॉस पब्लिक डेट की इस वक्त स्क्रीन पे आ भी गया है, PMLN का ये दावा भी है, और आज की इस प्री बजट सेमिनार में इस बात को कई दफ़ा दोहराया गया कि भाई हम पे इल्ज़ाम है कि कर्जे लिए हैं, लेकिन 2018 में पाकिस्तान का कर्जा 24,953 हुकूमत पाकिस्तान का जो पाकिस्तान पे कर्जा था वो 24,953 यानी 24,953 ही बनता, 53 जो था, जबकि अब वो बढ़ के 38,600 बिलियन रुपीस जो है हो चुका है। और 50% से ज्यादा कर्जा बढ़ाया गया, जो पिछले 70 बरस में जो हुकूमतों ने लिया था उससे इन्होंने अंदाजन आधा कर्जा ले लिया है। इसको मुजम्मल साहब कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ये डेट इतना क्यों बढ़ गया है, और क्या क्वेश्चन इन दोनों पार्टी से आप उठा सकेंगे? थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं तो स्टार्ट करूंगा कि ये अपना वाइट पेपर खुद ही दे दिया इन्होंने आज, और अपनी कमज़ोरियों को इन्होंने खुद ही जो है एक्सप्लेन किया है। हाउ, मैं आपको बताता हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब से शुरू करते हैं क्योंकि आपने सवाल ये किया, लेकिन मैं 1-2 बातें जो आपने अभी पीछे की हैं वो भी करूंगा, प्लीज़ मुझे टाइम दीजिएगा। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा जब हम आए थे तो 14,000 अरब रुपये था, और जब हम गए 25,000 अरब हो गया। तो 14 और 25 का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 11,000 अरब। तो ऑलमोस्ट जितना पाकिस्तान बनने से कर्जा बना, तो इन्होंने 50% ले लिया कर्जा। तो इन्होंने कोई मतलब ठीक है ना, 10,600। और अच्छा, फिर अब आगे आ जाए, इसमें आपने लाइबिलिटीज नहीं बताई जो CPEC की हैं, वो भी उस पर भी आएंगे। अच्छा, अब आप आ जाए इस गवर्नमेंट पे। इस गवर्नमेंट पे जो अभी ये 38,000 है, जब ये इन्होंने दे टुक ओवर, तो इनको 19 अरब डॉलर का जो इन्होंने इनहेरिट किया था, 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था,
और लगभग 2,500 अरब रुपए का बजट डेफिसिट मिला था। ठीक है जी। तो अब इन्होंने 19 अरब डॉलर का जब इनहेरिट किया करंट अकाउंट डेफिसिट, तो इनके 3 सालों में 60 अरब डॉलर हो जाना चाहिए था करंट अकाउंट डेफिसिट, लेकिन वो करंट अकाउंट 19 से आज सरप्लस हो गया। तो आपको मैं एक बात बताता हूं, पहला साल जब पीटीआई हुकूमत आई थी तो इन्होंने पहले साल एक्सटर्नल डेट ग्रॉस, वैसे तो नेट पे कोट करना चाहिए लेकिन फिर भी ग्रॉस, क्योंकि ग्रॉस की बातें कर रहे हैं सारे, पहले साल में पीटीआई की हुकूमत ने लिया था 10.6 बिलियन डॉलर बाहर से कर्जा। दूसरे साल इन्होंने लिया 6 बिलियन डॉलर, और अभी ये जो तीसरा साल खत्म हो रहा है इसमें इन्होंने लिया 3 बिलियन डॉलर। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी एज एन इकोनॉमिस्ट इज कि आया ये कर्जे की रफ्तार बढ़ रही है, ये कर्जा जो कम हो रहा है इनका बाहर बोरो करने का, हाँ, ये इट मीन्स कि दे आर कंट्रोलिंग द इम्बैलेंसेस व्हाट द प्रीवियस गवर्नमेंट हैव लेफ्ट। अच्छा, फिर दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, ये मुझे आज मैं बड़ा खुश होता कि अगर ये 3-4 इकोनॉमिस्ट बिठा देते रादर के सारे इलेक्टेड पॉलिटिशियंस बिठा के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, क्योंकि देखें जब मईशत और आप प्री बजट सेमिनार कर रहे हैं ना, तो आपको बाय द बुक चीजें कोट करनी चाहिए। आपको करना चाहिए डेट टू जीडीपी, ठीक है ना, क्योंकि वो होता है आपका इंडिकेटर कि आपकी जीडीपी टू डेट अगर बढ़ रही है, डेट आपका जो है ना एब्सोल्यूट टर्म में कभी भी कोट नहीं होता। उसकी एग्जांपल ऐसे दे देता हूं, जब मैंने नौकरी मैंने शुरू की तो उस वक्त मेरी क्रेडिट कार्ड लिमिट पहली बनी थी 1.5 लाख रुपए, मेरी तनख्वाह थी 50,000 रुपए। अब मेरी क्रेडिट कार्ड लिमिट है 1 मिलियन रुपीस, जीडीपी भी कोट किया था उन्होंने, अभी 1 मिलियन है। अच्छा, डेट टू जीडीपी भी मैं आ रहा हूं, जब इन्होंने व्हेन दे टुक ओवर इट वाज 64%, व्हेन दे लेफ्ट इट वाज 84% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, ये साल, इस साल अभी जब ये फिगर आ जाएंगे, खुसरो बख्तियार साहब ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट बताया कि ये जो पर कैपिटा इनकम है अभी 159 से इन्होंने प्लानिंग ने कोट की भी है, 153 जो अभी एक्सचेंज रेट चल रहा है उस पे करेंगे तो $1,600 पर कैपिटा इनकम है, और आपकी डेट टू जीडीपी 81% पे हो रही है, यानी कि पिछले साल 84 से 81 पे हो रही है। दैट शोज कि आपकी डेट रीपेइंग कैपेसिटी बढ़ रही है। अब मैं एक बड़ी अहम बात करूंगा एहसन इकबाल साहब पे, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि इकोनॉमिस्ट होते तो ज्यादा अच्छा था। उन्होंने कहा ऐसा कि करंट अकाउंट डेफिसिट मैटर नहीं करता है एक हाँ, मैं एक बात बता रहा हूं, फिर उसके बाद उन्होंने 4 चीजें बोली, उसमें 4 चीजें बोली, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट और एफडीआई। आपको पता है एक्सपोर्ट और एफडीआई करंट अकाउंट का पार्ट है। अगर वो करंट अकाउंट इज द कंसोलिडेटेड नंबर जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है, उसमें आपकी एक्सपोर्ट भी आती है और उसमें आपकी एफडीआई भी आती है। तो उनको ये बात ही नहीं पता, तो मुझे बड़ी हैरत हुई है इनकी बात सुनकर। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो फॉर मी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं अगर वक्त है प्रोड्यूसर साहब तो मैं खुरम दस्तगीर साहब का इस पे ले लूं। मुझे तो जवाब देने दीजिए। जी जी, नहीं, आप क्या जवाब देंगे, वो तो बेसिकली उन्होंने एक्सप्लेन जो कर दिया। मेरा ख्याल है खुरम दस्तगीर साहब का इस पे एक क्विक रिस्पांस बनता है बिफोर द ब्रेक, जो वो ये कह रहे हैं कि ये फिगर्स को इस तरह से आप लोगों ने प्रेजेंट किया है कि देखिए अच्छे लग रहे हैं। एक और करेक्शन छोटी सी कर दूं इनके लिए, उनके फिगर्स इनको याद है कुछ, ठीक है। हमारी डेट पेमेंट जो कर्ज़ों को सूद देने के लिए जो हमें कर्ज़ों को देना था हर साल, वो हकीकत है 3,000 अरब हुई पिछले साल, मगर आपकी 1500 नहीं थी, आपकी 1900 थी। तो मैं सब करेक्ट कर रहा हूँ कि हमें 1900 अरब से थोड़ा सा ऊपर सालाना कर्ज़ों की मद में देना पड़ता था, जो इंटरेस्ट रेट और डिवैल्यूएशन की वजह से एक साल के अंदर 3,000 अरब पे गया, तो 1,000 अरब का इजाफा हुआ। उसकी तफसीलात और उसकी वजूहत में 50% इजाफा जो है, 50% नहीं हुआ ना डेट के ऊपर। अगर आप करना चाहते हैं का 50% 10 बनता है ना, 11 बनता है। मैं आपको एक्सटर्नल अफेयर्स, अच्छा, मैं अभी भी नहीं चाह रहा ऐसे नंबरों में फंस जाए हमारे लोग। मैं आपको करेक्ट करूंगा कि 500 अरब आपने गलत बयान देखिए, अगर आप नंबरों में नहीं फंसना चाहते ना, तो फिर आप रमजान मुबारक में बूढ़े बुजुर्गों की लाइनें देखें जो सिर्फ 20 रुपए फी किलो चीनी बचाने के लिए 6-6 घंटे लाइनों में लगे रहे, उनको चीनी नहीं मिली। ठीक है, फिर एक वो एस्पेक्ट भी जो है ना इकोनॉमी का, ठीक है, हम करंट अकाउंट डेफिसिट डिस्कस करेंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट पे मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बिरयानी के लिए लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर जो पाकिस्तान के एक्सटर्नल रिलेशंस को डिटरमिन करता है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की जो इकोनॉमिक वेल बीइंग है उससे उसका सिर्फ एक बहुत इनडायरेक्ट ताल्लुक है। ये डायरेक्ट वेल बीइंग का ताल्लुक। ब्रेक के बाद खुरम दस्तगीर साहब से शुरू करेंगे और जो सवाल उठाए हैं मुजम्मिल असलम साहब ने, उनका जवाब लेंगे आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। जैसे कि मैंने कहा कि खुर्रम दस्तगीर साहब से एक तफसीलन जवाब लेना है। खुर्रम दस्तगीर साहब, मुजम्मल असलम साहब ने जो इशारा किया, उन्होंने कुछ सवाल रेज़ की। एक सवाल उन्होंने ये रेज़ किया कि असल चीज़ जो देखने वाली है, जो आपके इस चार्ट में आई नहीं प्रेजेंटेशन में, कि डेट यानी कर्जा एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी आपको 60 समथिंग मिला, आप लोग उसको 72 या 74 72 प्रिसाइसली बढ़ा दिया आपने 72%। इन्होंने उसको सस्टेन कर लिया। जी नहीं, अच्छा। ये इन्होंने उसमें एक बहुत बड़ी जंप की, पहले साल ही 72 से 86 पे गया और उससे अगले साल एक और जंप हुई, 86 से 88 हो गया। लेकिन अब कम होना शुरू हो गया। ये अल्लाह करे, हमें बड़ी खुशी होगी अगर कम होना शुरू हो जाए। लेकिन द पॉइंट इज कि वो जो 72 से 72 से 88 तक गया है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो फेस करने हैं ना। हाँ, आपने अब इतना डेट बढ़ा दिया है। पता इमरान खान साहब का बड़ा फेवरेट एक था, 30,000 अरब का कर्जा छोड़ के जा रहे हैं। अब 30,000 अरब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट से फर्क चीज है। दैट इज टोटल डेट एंड लायबिलिटीज ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट, जिसमें कंपनियों के भी और सारा कुछ, वो एक बॉल पार्क एक नंबर है। अब इनका नंबर बड़ा भयानक है कि जो हम 29,800 बिलियन का टोटल डेट एंड लायबिलिटीज थी 30 जून 2018 को, पिछले महीने 21 मार्च को भी तीन महीने के नंबर्स नहीं दिए स्टेट बैंक ने, 21 मार्च तक ये वो नंबर 46,000 अरब तक ले जा चुके थे। ठीक है, 16,000 अरब का इतने नंबर समझ नहीं आएंगे। मैं ये कह रहा हूं, देखिए इसका मतलब ये है कि इस हुकूमत के दौर में पाकिस्तान का टोटल डेट एंड लायबिलिटीज में तकरीबन 60% का इजाफा ये कर चुके हैं। मेरा सवाल इनसे बार बार ये उठेगा कि उसके अगेंस्ट इनके पास दिखाने को क्या? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई हेल्थ नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई पाकिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है, कोई बिजली के मंसूबे नहीं है, कोई ट्रांसमिशन लाइंस नहीं है, कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट्स नहीं है जी। तो हमने तो ठीक है 10,000 बनाया, हमने 10,600 अरब का कर्जा लिया, लेकिन कुछ नहीं बनाया, बहुत कुछ बनाया, जिसको आज तक ये कह रहे हैं कि देखियो जी ये आपने क्यों बनाया। लेकिन इफ्तिताह भी अभी प्राइम मिनिस्टर ने जाके K2 न्यूक्लियर प्लांट का कर दिया कराची में। जरा ले लेना आप इसका हुकूमत। अब इशू ये है इतने जब 88 तक आप ले जा चुके हैं और अभी तक 88 का नंबर फील्ड में, क्योंकि अभी जो है हमारे पास फाइनल नंबर नहीं आया, अगले महीने आ जाएगा चंद दिनों बाद। तो इशू यही है कि जब इसके कॉन्सिक्वेंसेस में इसमें दिखाने को तो इट इज, जो मैं दोहरा दूं, ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट, ग्रोथ विदाउट जॉब्स। जनाब देखिए, ये ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट और जॉब्स को तो मैं बाद में आता हूँ कि एक जनरल स्टेटमेंट है। इस वक्त सबसे पहले ये बात हकीकत है कि दुनिया में कोविड की वजह से जो डेट टू जीडीपी है 13% बढ़ा है। वो कहते हैं आपको फायदा हुआ। सुन लें, हमने 1.7 बढ़ा है पाकिस्तान में सिर्फ। ये पाकिस्तान की कोविड मैनेजमेंट और इकोनॉमिक मैनेजमेंट का मेरे ख्याल में एक बोलता सबूत है। बांग्लादेश, इंडिया, इस वक्त आप देखें श्रीलंका, इनमें तकरीबन 13% इस वक्त इंडिया में, श्रीलंका में बढ़ा हुआ है। 15% जीडीपी टू डेट बढ़ गया है। हमारा सिर्फ 1.7 और अब जीडीपी टू डेट 83% पे आ गया है। अब ये क्यों? तो आपने नकली जैकअप कर दिया ना जीडीपी। क्या बातें कर रहे हैं, नकली है सर। ये तो बड़ा, ये तो बहुत उसको माना है कि सही है। ये तो बहुत हम 4 बड़ी फसलों की पैदावार बढ़ गई, 4 बड़ी फसलों की पैदावार बढ़ गई, गंदम, मेज, राइस और कपास की पाकिस्तान की 30 सालों में सबसे कम पैदावार हुई है, 5.7 मिलियन बेल्स। 30 सालों में सबसे कम कपास। भाई देखिए खुर्रम साहब, आप बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं, मैं साइलेंट। आपके 5 साल के अंदर इशारिया 0.5% फसलों में, अहम फसलों में ग्रोथ आई। 5%, हमने क्या किया? ठीक है, हमने इस वक्त जो ग्रोथ आई है आपकी गंदम के अंदर, हमने रूरल इकोनॉमी, दही इकोनॉमी, जो मईशत की डिमांड को ड्राइव करती है, हमने उसके अंदर 500 रुपए तो गंदम की कीमत इस वक्त बढ़ाई है। आपने पूरा 5 साल ज़मींदार को सिर्फ 100 रुपए इजाफी दिया अपनी अर्बन कंस्टिट्यूंसी सिर्फ खेलने के लिए। हमने इस वक्त रूरल इकोनॉमी और साथ रेमिटेंसेस इस वक्त 29% बढ़ी हुई है इस साल। वो कह रहे हैं कि हज उम्र पे चूंकि लोग नहीं जा रहे हैं। सर क्या बातें करें, हज उम्र एक है। इस वक्त तेल की पैदावार, तेल की खपत बढ़ गई, बिजली की खपत इस वक्त आपकी मेरे ख्याल 9 पे खड़ी हुई है। आखिर कोई इस्तेमाल कर रहा है? आपके ट्रैक्टर्स की 60%, 53% इस वक्त ट्रैक्टर्स की प्रोडक्शन बढ़ी हुई है। आपकी इस वक्त सीमेंट की प्रोडक्शन बढ़ी हुई है। आखिर कोई इस्तेमाल कर रहा है ना? तो सर हम क्या सीमेंट की चपातियां खा सकते हैं? रुक जाए,
बात ये है आपने कि जो जमींदार के अगर साथ 1800 पे गंदम गई है, चली गई ना। जो मैंने आज जो आटा खरीदा है 80 रुपए, ठीक है, इसका मतलब ये है कि 40 किलो 3200 रुपए का बिल रहा है कंज्यूमर। किसान से भी पूछे नहीं तो मैं यही तो कह रहा हूं ना, मैं यही तो कह रहा हूं अब क्या कर रहे हैं? मैं अगर 80 रुपए पे कर रहा हूं, मैं अगर 32 रुपए मन पे कर रहा हूं आटे का, तो फिर मेरे किसान भाई को 3000 मिलना चाहिए ना, उसको 1800 क्यों दे रहे हैं? तो यहाँ एक मेजर मैनिपुलेशन इन्वॉल्व है। पिछले साल भी इसी तरह बंपर क्रॉप हुई थी, वो मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी ने कहा, इनके सक्सेसर है, उन्होंने कहा कि जी वो 60 लाख टन गंदम पंजाब से गायब हो गई, जिसका नतीजा है कि आज 80 रुपए किलो आटा। मैं इस फलसफे का हामी हूं कि आपको और मुझे और आपको गंदम की सब्सिडी पे आटे की कीमत नहीं मिलनी चाहिए। हम उसी लिए अब यही कोशिश कर रहे हैं कि जमींदार को, किसान को गंदम के अजनास की सही मार्केट इंटरनेशनल प्राइस मिले, और जो गरीब, जो कम इनकम का तबका है, उसको हम आटा सब्सिडी पे दें, और हम मार्केट प्राइस पे आटा खरीदें। मुदम्मिल साहब से मेरा एक सवाल है कि जरा टैक्स टू जीडीपी पे भी अगर गौर अफशानी फरमा दें। अच्छा, दो चीजें ना, एक उन्होंने मुदम्मिल साहब, एक आपने बात की थी कि डेट जो है, जो कर्जा है, परसेंटेज जो जीडीपी, वो आपने कहा था कि बहुत अहम चीज है। अब खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि जो टैक्स टू जीडीपी है उसमें ये इजाफा नहीं कर सके, बिल्कुल वहीं खड़ा है, नीचे गिर गया है, नीचे गिर गया। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं अभी इनकी प्रेजेंटेशन भी देख रहा था, स्लाइड भी देख रहा था। जी मैं कर रहा हूं। मैं अभी ये प्रेजेंटेशन ही आप लोग की साथ साथ देख रहा था, क्योंकि सुनने का मौका नहीं मिला। हाँ जी प्लीज, मैं बता रहा हूं। ये 11 महीने का इस साल का जो टैक्स आया है वो 4170 अरब रुपए आया है, और ग्रॉस टैक्स जो है तकरीबन 4400 अरब रुपए आया है। एक महीना बाकी है, और इस IMF के टारगेट के हिसाब से और बजट के जो रिवाइज टारगेट के हिसाब से हमें 4700 अरब करना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं, मेरा गालिब गुमान है कि हम 4700 क्रॉस कर देंगे और 4800-900 के बीच में आएंगे। पिछले साल से अगर ये नंबर आता है तो 25% इस साल से टैक्स ज्यादा है, 25% टारगेट भी। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख में जब से हम वो हुए हैं, 1000 अरब फालतू टैक्स कभी एक माली साल में नहीं बढ़ा। 1000 अरब PMLN जैसे हर साल का ये बताती है। अच्छा। इन्होंने 5 सालों में 1800 अरब रुपए बढ़ाया था, इन्होंने एक साल में 1000 अरब बढ़ाया है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे अहम है, 1800 अरब से 1800 अरब नहीं, हवा में नहीं है, डबल किया है उसको, 1900 से 3800 किया। मुझे बता, तो 20% इंक्रीज जो है, सर मुझे बताने दो, कह रहे हैं कि हमने डबल कर दिया 5 साल पहले के मुकाबले में। मुझे नहीं, वो ये नंबर्स नहीं होना चाहिए, कहीं सिर्फ 1800 अरब नहीं है, डबल हुआ है, देयर इज अ 100% राइज इन टैक्स रेवेन्यू। साहब, इनको वो बता दें कि इस साल जीडीपी नॉमिनल से भी हमारा टैक्स कलेक्शन ज्यादा बढ़ेगी, और ये भी बता दीजिए कि टैक्स कलेक्शन में कस्टम और इंपोर्ट ड्रिवन बोलने दें, क्योंकि वो स्टूडियो में नहीं है, उनको बोलने दें। जी प्लीज। जब आप 60 अरब पे इंपोर्ट करेंगे डॉलर की, तो आपको टैक्स कलेक्शन कस्टम्स में हो जाएगी। तो जरा ये भी तफसील से बता दें। नहीं, मैं कंप्लीट कर देता हूं। खुसरो साहब ना फुलाएं। खुसरो साहब जी, ये इस साल पाकिस्तान में 224 अरब रुपए का एक्सपोर्ट रिफंड है। पिछले साल 100 तकरीबन कोई 20 अरब रुपए का रिफंड था, और PML ये 2 साल में मिलाकर जो PTI की हुकूमत ने 350 अरब रुपए जो है रिफंड दिया है। PMLN के 5 सालों में टोटल मिला के जो है 150 अरब से 200 अरब रुपए का रिफंड था। तो ये जो एक्सपोर्टर को रिफंड दिए, ये सबसे बड़ी चीज है। फिर आप आ जाएं कि इस साल की नॉमिनल जीडीपी, जैसे खुसरो साहब ने कहा कि 14% से बढ़ी है, यानी कि 4% जीडीपी है और 9% इन्फ्लेशन है, लेकिन टैक्स कलेक्शन अभी तक 18% है। और अगर ये 4800 अरब रुपए आ गए तो ये 25% टैक्स कलेक्शन होगी, और ये एक साल में ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि 25% जो है ना ईयर ओवर ईयर ग्रोथ जो है टैक्स कलेक्शन की कभी नहीं हुई। अच्छा, ये हुई कैसे? अब ये सबसे अहम सवाल है। ये हुई है आपकी FBR की इन्फोर्समेंट से। ये इन्होंने नंबर 1 पॉइंट ऑफ सेल्स लगाए, यानी कि जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, आज वो जो है जैसे ही सेल करते हैं तो FBR को टैक्स चले जाता है। फिर इन्होंने उसके बाद ये जो एक चीज चल रही है, खुसरो साहब भी इनकी इंडस्ट्री पे भी है, ट्रैक एंड ट्रेस पे जो है पहले जो है बड़ी जो सनतें थी, सीमेंट, शुगर, बेवरेजेस, सिगरेट की, ये जो है उसमें जो है टैक्स का इशू था, उस पे इस गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किया और एक हेडविंड, जिसे कहते हैं ना कि हेडविंड लीव फ्रॉम द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट,
तीसरी चीज इन्होंने वो क्रैक डाउन किया ऑन दी स्मगलिंग साइड। आपने देखा बॉर्डर क्लोज किए इधर उधर ये वो करके, तो उसकी वजह से 28% आपकी सेल्स टैक्स में ग्रोथ आई है, 18% कस्टम ड्यूटी में आई है और 12% आपकी आई है एफईडी में और 10% आई है आपकी इनकम टैक्स में। तो अगर सवाल ये है कि ये कहते हैं कि ये फज नंबर है, ये 4% जीडीपी ग्रोथ नहीं है, 1000 अरब टैक्स टू जीडीपी, जी मैं आ रहा हूं, आपकी बात पे आ रहा हूं, 4700 अरब रुपए में टैक्स टू जीडीपी बनता है 10% ऑफ द जीडीपी, 10% ऑफ द जीडीपी। और पीएमएलएन ने जो 5 साल टैक्स टू जीडीपी डबल करने के बाद भी टैक्स टू जीडीपी इंप्रूव ही नहीं कर सके। सर वो 12.3% आप जो टैक्स जीडीपी की बात कर रहे हैं वो आप 12.3 पे छोड़ गए, अभी भी अगर आप 10 पे आएंगे इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा फॉल्ट है। हाँ, वो कह रहे हैं कि हमने तो बढ़ाया 12% से ज्यादा पे थी। इसमें यह भी बताइए मुजम्मल साहब कि इंपोर्ट बिल जब इनका 60 अरब डॉलर का हो गया तो कस्टम की मद में और जो चीज इंपोर्ट हो रही है साथ उसमें ट्रांसपोर्टेशन बड़े बढ़ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि दिस गवर्नमेंट इज मोस्ट लाइकली ये साल क्लोज होगा 55 अरब डॉलर की इंपोर्ट के ऊपर। अभी भी इस महीने के जो नंबर्स हैं, ट्रेड डेफिसिट पिछले साल के मुकाबले में 134% बढ़ गया। जी हमारा फलसफा है, हम इंपोर्ट का जो रॉ मटेरियल यहाँ यूज होगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में और वैल्यू एडिशन में, 55 बिलियन की इंपोर्ट होने लगी है ना। जो हमारा टैरिफ है कि किस फीसद पे आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी वो हम 0 कर रहे हैं। अच्छा, 1% अगर आप टैरिफ कम कर दें तो 4% आपका एक्सपोर्ट के अंदर ग्रोथ आ जाती है। तो हमारा फलसफा मुख्तलिफ है। अच्छा, हमारा फलसफा इनका ये मुख्तलिफ। देखें डॉक्टर साहब मुझे 1 सेकंड दे दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट दे दीजिएगा, लफ्ज इस्तेमाल बल्कि 30 सेकंड प्लीज। 30 अरब डॉलर का होगा ट्रेड डेफिसिट, नॉट करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट 25 अरब की बहुत भी जंप लगाई तो एक्सपोर्ट होगी और 55 बिलियन की इंपोर्ट। मुजम्मिल साहब अच्छा, आप एक मेहरबानी कर दें क्योंकि इस टॉपिक को एक मिनट इसको खत्म कर ले कि जी हम जो टैरिफ रैशनलाइज कर रहे हैं इस दफा पिछले साल 20 अरब के हमने छूट दी, इस साल इंशाल्लाह तकरीबन 45 से 50 अरब की हम टैरिफ जो इंपोर्ट करता है रॉ मटेरियल ताकि यहाँ प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट उसमें कर रहे हैं। और ये भी बता दीजिए कि ये जो टर्फ स्कीम के तहत टेक्सटाइल सेक्टर ने जो पैसा लिया है और उसमें जो पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का, उसमें एक लैग टाइम होता है कि मशीनें लगती हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके बाद जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ आने वाली है वो इन्होंने कभी उस पर फोकस नहीं किया। आपके दौर में टेक्सटाइल ग्रोथ स्टैग्नेट बल्कि नेगेटिव में जाने लग गई थी। अच्छा, मैं एक ब्रेक को ड्राइव कर रही है, ले लूं ब्रेक के बाद मैं तो बड़े 2-3 बहुत अहम सवालात मैंने उठाने हैं मुजम्मल असलम साहब से। मैं खुद भी समझना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स भी हमारे समझ सकें, दोनों की पॉलिटिशियंस भी हमारी उसमें को थोड़ी रहनुमाई कर सके अपने पार्टीज के पर्सपेक्टिव से। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन वेलकम बैक। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। मुजम्मिल असलम साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल मेरे भी जहन में है। आज इस प्री बजट सेमिनार में भी सवाल उठा, अभी खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी ये सवाल उठाया और लोगों के जहनों में भी ये सवाल है। वो ये है कि जो स्टेट बैंक के गवर्नर ने और इस हुकूमत ने 13.25 पे 13% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रखा तकरीबन 1 साल, उस पर ऑपोजिशन का PMLN का कहना है कि उससे मईशत को सख्त नुकसान पहुंचा। अगर उस वक्त रखा था तो अब फिर 7% पर रखा है तो वो चीज़ गलत थी। इस पर आपका क्या है रद्द-ए-अमल? देखें, पहली बात तो टैक्स टू जीडीपी की कर लेते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब की जो अपनी प्रेजेंटेशन है 2020 का, इन्होंने कहा कि पीटीआई का 11.4% है। अच्छा, दूसरी बात यह कि ये कहते हैं कि हमने 12.9% पे छोड़ा था। इनका आखिरी साल था, मैं इनको याद करा देता हूं। सर, हमारे नंबर गलत हो सकते हैं, आप एमनेस्टी स्कीम की थी। माहिराना राय से नाजरीन को मुस्तफीद फरमाएं। मैं बता रहा हूं, वही बता रहा हूं कि टैक्स टू जीडीपी में आपके उस साल में 2 चीजें थी। एक, रिफंड रोके गए थे, दूसरा जो है आप लोगों के पास एमनेस्टी स्कीम थी। अगर उसको माइनस कर दें तो आप 10% पे आ जाते हैं। अच्छा, फिर जो है सबसे अहम चीज यह है कि यहां एमनेस्टी स्कीम नहीं चल रही पिछले 1.5 साल पाकिस्तान की नहीं, इस साल पे नहीं है। 4,700 बड़ी एमनेस्टी स्कीम इस साल पे तो नहीं है कोई। वो सर वो कितना टैक्स कलेक्ट हुआ बताया उसने ना, वो तो फ्री कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया उन्होंने। दैट इज नॉट एमनेस्टी, चल रही है। नहीं,
एमनेस्टी में तो आपने 4% लिया। अच्छा मुझे बात तो कंप्लीट करने दें। एक्सपोर्ट टू जीडीपी पाकिस्तान की तारीख का सबसे लो इनकी तारीख 8% ऑफ द जीडीपी, ठीक है। और 2018 में मैं बता दूं कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी थी आपकी, ये तो हम एग्रीकल्चर और ये बातें कर रहे हैं। 94% ऑफ द जीडीपी ना प्राइवेट कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था, यानी कि पूरा उस साल हमने कुछ सेव नहीं किया और हमने सारा का सारा जो खुसरो बख्तियार साहब कह रहे हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन थी। $60 अरब जो है उस साल की इंपोर्ट की गई और जिससे पाकिस्तान का खसारा हुआ $19 अरब। अब आगे आपका सवाल, अगर मोहित साहब अगर उस वक्त ये इंपोर्ट के मोमेंटम को नहीं रोका जाता है, वो कैसे रोक सकता था? एक डिवैल्यूएशन से और एक लोगों को कंजम्पशन, क्योंकि 94% ऑफ द जीडीपी कंजम्पशन चली गई थी, लोगों को एक्स्ट्रा कंजम्पशन से रोकना था। अगर उसको दो तरीकों से रोक सकती थी, एक डिवैल्यूएशन, एक हाई शरह सूद, ताकि लोगों को इंसेंटिव दिया जाता कि वो खर्च करने की जगह बैंकों में रखें ताकि सेविंग हो। अगर वो नहीं करते तो पाकिस्तान के जो $19 अरब का खसारा था वो $23 अरब, $24 अरब पे चले जाता और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। नंबर एक। नंबर 2, उसकी वजह से आपकी जो इन्फ्लेशन है जो उस साल 7-8% पे थी वो आपकी चली जाती कोई 20-22% पे, क्योंकि मुझे याद है उस जमाने में मैं असद उमर साहब से भी मुलाकात होती थी। आईएमएफ कहता था कि जी 20% शरह सूद करें और उस वक्त ये कभी कभार अभी आईएमएफ के नंबर प्रोजेक्ट करते बताते हैं कि जी 1.5% बोल रहे हैं, उस वक्त की आईएमएफ की फोरकास्ट उठाएं। उस वक्त आईएमएफ ने कहा था पाकिस्तान का जो है करंट अकाउंट खसारा $25 अरब की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान का इन्फ्लेशन जो है ना हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जा रही है, वो इनएविटेबल था। अगर उसको ना बढ़ाते तो वो अच्छा, मुझे अब जरा इसमें लाने दीजिए खुशबू बख्तियार साहब को। मैं नहीं वो समझ आ गया कि वो उसकी एक वजह थी। मैं समझता हूं कि व्यूअर्स को समझ आ गई कि जो शरह सूद था, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा स्टेट बैंक ने 13% से ज्यादा, उसकी कुछ लॉजिकल मंतकी वजूहात थी। उसका एक फायदा भी हुआ कि जो दोस्त थे जिनको वो डॉलर बॉन्ड्स बेचे गए 13.25% पे, वो उन्होंने बहुत फायदा उठाया। और फिर जब आपने इंटरेस्ट रेट कट किया तो वो नहीं, असल बात यह है वो हॉट मनी हॉट इसलिए था कि नियरली $3.5 बिलियन इस मुल्क में आया 13.25% के लालच पे, और जिस मिनट आपने उसको साथ किया वो वापस चला गया। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बजाय ये कि इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा उस हॉट मनी का कोई फायदा नहीं हुआ। और इंटरेस्ट पेमेंट किसको हुई है आज तक हमें नहीं मालूम। इसका क्विक जवाब देते, मेरे पास एक और सवाल है महंगाई के हवाले से, इसका क्या जवाब है ये हॉट मनी वाला? देखिए, जैसे मुजम्मिल साहब ने कहा, मेरा अपना फ़लसफ़ा जो मईशत के ऊपर है और दुनिया में भी है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कोर इन्फ्लेशन के साथ पैक्ट हो, हेडलाइन जो बुनियादी इन्फ्लेशन, जो बुनियादी महंगाई हेडलाइन, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन ये जिक्र कर रहे हैं इस वक्त ग्लोबली। आज ब्लूमबर्ग में इंडिया में 11% है और चीन ने सारी दुनिया 10 साल में, चाइना में इस वक्त फूड इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन हुई भी है। ठीक है, ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन का हाल ये है पिछले 22 महीनों से डबल डिजिट्स में 22 महीने हो गए। कोविड से साल पहले अगस्त 2019 से डबल डिजिट्स में वो सप्लाई शॉक्स थे। हमारा इंपोर्टेड बना लें आप, जो आप तेल, आप सारा एडिबल ऑयल सारा आप इंपोर्ट करते हैं। ये कह रहे हैं 90%, 80% दालें आपकी। आपको पता है आप माश की दाल ऑस्ट्रेलिया की खाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे तो ये सारी इंपोर्टेड है। बदकिस्मती से ज़राअत पे इन्होंने कोई फोकस ही नहीं किया, इनका फोकस खैर नहीं वैसे। तो वो जो मूंग की दाल आप लाए थे दिखाने के लिए सेमिनार में, वो ऑस्ट्रेलियन थी मूंग की दाल। तो अब मैं अर्ज ये कर रहा था कि अब जो आप फरमा रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कोर इन्फ्लेशन के साथ पैक्ड होना चाहिए। अच्छा, लेकिन मेरे व्यूअर को ये समझ नहीं आता इन्फ्लेशन। मुझे ये बात बताएं, ये पीएमएल ने भी सवाल उठाया कि जी अगर आपकी इतनी बड़ी बड़ी क्रॉप्स हो रही हैं, बम्पर आप कह रहे हैं, इतना एग्रीकल्चर है, तो फिर आटा क्यों इतना महंगा है, फिर खाने पीने की चीजें इतनी महंगी क्यों, फिर तो सस्ती होनी चाहिए। आपने कहा ना कि बम्पर क्रॉप्स हैं, बम्पर क्रॉप्स है की आटे की कीमत कम नहीं हुई, बम्पर क्रॉप है शुगर की, आटे की कीमत कम नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? ये आपकी कंजम्पशन भी बढ़ रही है। हर साल 50 लाख टन तकरीबन 50 लाख टन तकरीबन आपकी कंजम्पशन, 50 लाख नहीं, थोड़ी कम, 5 लाख टन आपकी। सवाल ये है कि आधा मिलियन टन नून के दौर में भी बढ़ रही थी। जिस दिन हमारी हुकूमत खत्म हुई फूड इन्फ्लेशन 1% 1%, जो आज मई 2021 में अपने चार्ट में लिखा है कि 2.3% थी और अब 14.5%। गंदम का सर एक कैरी ओवर स्टॉक होता है कि हमारे पास सरप्लस के अंदर स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स कितने हैं, और हम उसके थ्रू हुकूमत, क्योंकि अर्बन कंज्यूमर उसकी बेशक उसकी आमदनी 2000 रुपये माहाना
या 5-10 हज़ार रुपये माहाना हो, वो भी उसी का उतना आटा लेता है या जिसकी कि 10 लाख हो। तो उसलिए हम आटे की तकरीबन जो गंदुम है इस वक्त मार्केटेबल सरप्लस, बाकी तो देहातों में लोग खुद खाते हैं ना, अगर आपका 27 मिलियन टन 2 करोड़ 70 लाख टन अगर पैदावार होती है तो उसका 1 करोड़ 30 लाख मार्केटेबल सरप्लस है जो ट्रेड होता है। ठीक है, उसके अंदर हुकूमत क्या करती है कि तकरीबन 50 से 60 लाख टन रिजर्व लेती है और फिर एक मार्केट खुद सेट करती है प्राइस कि ये जो हम इस आटे को इस कीमत पे देंगे। जब वो रिजर्व आपके लगातार पैदावार कम होने से तो आपको रिजर्व्स का इस्तेमाल करना होता है। 2019 में पैदावार बारिशी मौसमी हालात की वजह से बहुत कम हुई, रिजर्व्स आपने सारे डिप्लॉय कर दिए, तो आपको सप्लाई डिमांड का ये गैप आया और दुनिया के अंदर भी इंपोर्ट जो गंदुम है उसकी कीमत ऊपर चली गई। अब इसका एक रिवर्स साइकिल इंशाल्लाह आ रहा है और अब इंशाल्लाह जो गंदुम की हमने कीमत दी है उससे डायरेक्ट आया इम्पैक्ट। आपकी खाद ज़्यादा इस्तेमाल हुई, आपका जो पानी है वो सही वक्त पे लगाया, गंदुम के क्वालिटी की बीज हम बेहतर कर रहे हैं इस वक्त, जो एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान लेके आए, क्योंकि ये फूड मुझे क्यों 80 रुपए किलो आटा मिला है? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं ना, गुजरांवाला में आटा पता नहीं कौन सा खाते हैं, 80 से 60 क्यों नहीं हो गया, 65 क्यों नहीं हो गया, 80 से 50 हो तो मैं कहूँगा कमाल, चक्की प्लस आटा। मैं इनके गीत गाऊं अगर ये 50 रुपए हो जाए, लेकिन ये मुझे इस बम्पर क्रॉप का क्या एडवांटेज है? जीरो। अच्छा मुज़फ़्फ़र साहब, मैं बताऊं इसका जवाब, मुझे दो चीजों के सवाल चाहिए मुज़फ़्फ़र साहब, मुझे 2 चीजों के सवाल चाहिए। एक तो मुज़फ़्फ़र साहब जो हमें बिजनेस लीडर बता रहे हैं कि सीमेंट रिकॉर्ड बिक रहा है, स्टील बिक रहा है, ब्रिक बिक रही है, ऑटोज बिक रही हैं, गाड़ियां, कारें, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और टेक्सटाइल में इजाफा। क्या ये चीज कंटिन्यू कर सकेगी अगले 12, 14, 15 माह और ये भी से पहले? और एक सवाल और भी पूछ लीजिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 8.5%, एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ है ये इसका स्प्रेड एम्प्लॉयमेंट पे है। हाँ। इसमें ज्यादा लोग एम्प्लॉय होते हैं दोनों सेक्टर। ये जारी रह सकेगा ये बोनंजा? जरा इसकी एम्प्लॉयमेंट फैक्टर को भी जरा देखिए, पहली बात तो ये कि जी पहली बात तो ये कि इकोनॉमी रीबेस हो रही है। अभी आप देखें कि आपने गंदुम की कीमत जो है 1800 रुपए पर मन कर दी है और सिंध ने 2000 कर दिया। 2000 रुपए मन के हिसाब से यानी 50 रुपए किलो गंदुम है। सिंध हुकूमत ने यह जिला बंदी की हुई है, तो कराची में जो फ्लावर मिलर्स हैं उनको 55 रुपए किलो गंदुम पहुंचती है। 10 रुपए किलो आटा बनाने में और होलसेलर और इसका मार्जिन है 65 रुपए किलो आटा है, ये इससे कम नहीं हो सकता क्योंकि हुकूमत ने बाय पॉलिसी किसान की इनकम ऊपर की है। तो ये खुरम दस्तगीर साहब कह रहे हैं ना कि बम्पर क्रॉप आ गई है तो किसान की गर्दन काट के आधी कीमत में ले लो, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वी हैव अ सपोर्ट प्राइस। नंबर 1। नंबर 2, जब ये चीजें सारी की सारी, जब फार्मर 38% आपकी इकोनॉमी आपकी लेबर फोर्स का है, उसके बाद जब मुज़म्मिल साहब की बात मुकम्मल नहीं हो सकी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत ही भरपूर डिस्कशन आपने देखी हुकूमत, ऑपोजिशन और नोटेड इकोनॉमिस्ट के दरमियान, लेकिन वक्त हमारा खत्म हो गया। फैसला नाज़रीन हमेशा की तरह आपका है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।